कार्यक्रम इस सत्र के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी सर, भावना कौशिक जी, लक्ष्मण प्रसाद गुप्त जी, अंबिका जी, संतोष जी, मुतबार इस्मतुल्लाह एवा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हरीश जी और अन्य सभी मित्रों को मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सत्र में मौजूद अन्य कई मित्रगण त्रिपुरा से हमारे बीच आए, आदरणीय मिश्री जी, ये सब विनोद जी और आदरणीय वशिष्ठ नारायण जी और अन्य जो भक्ति काल के विशेषज्ञ लोग हैं, ये हमारे भी मित्रगण। बहुत अच्छा व्याख्यान यहाँ पर हुआ। मैं उन जैसा भक्ति काल का अध्येता हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। बावजूद इसके कि ये एक ऐसे विषय पर बातचीत शुरू हुई और हमारे हाल के वर्षों में रीतिकाल और भक्तिकाल पर, काव्यशास्त्र पर, भाषा विज्ञान के छूटे हुए हिस्सों पर चर्चाएं फिर से हो रही हैं। तो जो विषय छूटे हैं उन पर हमारे शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, लेखकों का, चिंतकों का विचार जाना चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है। इस रूप में ये सेमिनार हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिकाल का मेरा अध्ययन एक विद्यार्थी के रूप में ही है, जितना हम लोग एक पाठ्यक्रम में पढ़ते रहे। लेकिन जो लोग विशेषज्ञ के तौर पर इसको देखते हैं, उनसे ये दृष्टि जरूर मिलती है कि इस बहाने एक महत्वपूर्ण कालावधि में जो बड़े लोग हुए, बड़े रचनाकार हुए, उन्होंने किस तरह की बातें की, कैसे हमारा साहित्य उनके लिखने से समृद्ध हुआ और हमारा सांस्कृतिक, हमारा सामाजिक जीवन विकसित हुआ। बहुत वर्ष पहले विष्णु प्रभाकर जी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने एक कविता नए साल के शुभकामना संदेश के तौर पर भेजी। तो उन्होंने लिखा कि हमारे लिए मनुष्य की सभ्यता की जो कहानी है वो सैकड़ों और हजारों वर्षों की है, और इन हजारों वर्षों के बाद भी हमारे पास कुछ बड़े सवाल हैं जो आज भी मौजूद हैं। जैसे उनकी कविता मुझे याद नहीं, उसका भाव याद है कि उन्होंने कहा जो भय का सवाल था और जो भूख का सवाल था वो आज भी वैसा ही मौजूद है। और ये सारी चीज़ें सवाल के रूप में मौजूद हैं और ये सारे सवाल अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उठाए। भक्तिकाल को जिस रूप में पहले परिभाषित किया गया, आचार्य शुक्ल से लेके अजय प्रसाद द्विवेदी और तमाम जो हमारे बड़े आलोचक हैं, जिनमें बहुत सारे लोग काशी से, आपके शहर से जुड़े रहे, उन्होंने पहचानने की कोशिश की कि बड़ा सवाल क्या है अंततः इस जीवन जगत का, और वो बड़े सवाल भक्तिकाल में कैसे उठाए गए थे। तो मुझे भी लगता है आज भी कि वे सवाल जिनकी प्रासंगिकता तब थी, उनकी प्रासंगिकता आज किस रूप में है उसका अध्ययन इस गोष्ठी में हो रहा होगा। और मैं क्योंकि आज ही आया हूँ और मैं पहले सत्र में कुछ बातें सुन पाया, इस सत्र में 2-3 अच्छे व्याख्यान सुन लिए, तो मुझे लगा कि एक तरह से इन विषयों को फिर से समझने की अच्छी कोशिश है इस रूप में कि जो हमारे आदिम सवाल हैं और जो हमारे, जिनसे हम मध्यकाल कह रहे हैं कि सभ्यता के थोड़े आगे के हिस्से के सवाल हैं, वो आज के समाज में कैसे मौजूद हैं। कबीर ने जो सवाल उठाए थे, अगर वो आज भी उतने ही और उसी तरह से मौजूद हैं और वे अगर सकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं, तो चलिए एक सवाल आता है। एक ये भी लगता है कि अगर धर्म के, जाति के, मतभेद के, ऊंच नीच के वही सवाल जैसे तब थे वैसे आज भी हैं, तो हम पहुंचे कहाँ? सभ्य कितने हुए, हम कितने सांस्कृतिक हुए कि उन रचनाओं को पढ़ के भी हमारी जो संवेदना है वे उतनी जागृत, परिष्कृत नहीं हो पाई। एक हमारा और समय चलता है, जैसे अभी प्रेमचंद जयंती आएगी, तो हम लोग इस पर बड़ा विचार करते हैं, क्योंकि इस सत्र का विषय या शब्द है प्रासंगिकता। तो हम लोग ये कहते हैं कि बहुत जैसा समाज तब था 100 साल पहले, गोदान में जैसा किसान जीवन था, वैसा ही हाल अब भी है। कितने प्रासंगिक है प्रेमचंद।
तो मुझे लगता है ये प्रासंगिकता खोजने का सवाल इस रूप में अगर है तो ये बड़ा खराब सवाल है। और मेरे लिए तो प्रेमचंद के इस तरह के कठिन जीवन के सवाल हल हो गए होते, भले ही उनका साहित्य अप्रासंगिक हो गया होता, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि प्रासंगिकता खोजने की या प्रासंगिकता समझने की भी दृष्टि का सवाल है। हमारे शुरुआती वक्तव्य में भाई लक्ष्मण जी, हाँ, कई अच्छे सवाल उठाए उस रूप में कि क्यों जायसी प्रासंगिक हैं और जायसी की प्रासंगिकता के संदर्भ आज के समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और वो कैसे हमारे जीवन को दृष्टि देते हैं। तो उस रूप में अगर कोई सवाल आया है और वो प्रासंगिकता ला रहा है तो जरूर उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नकारात्मकता के उसी अंधड़ में हैं और वहीं थे जहाँ हैं सैकड़ों साल बाद और दशकों बाद, तो ये प्रासंगिकता खोजने का तरीका भी बदलना चाहिए। क्योंकि अब हमारे जो काशी की भूमि है, खास तौर से यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए भक्ति काल में भी। रसखान का अगर आप जिक्र करें, उन्होंने अपने समय में जो प्रश्न उठाया, या उस समय के जो अन्य रचनाकार थे, अभी ताज बीबी का जिक्र शायद नहीं आया, उनकी कविताओं के जो सवाल थे, दारा सिकोह के जो सवाल थे, जो हमारे समय में कुछ लोगों ने उठाए होंगे, रहीम ने जो सवाल उठाए, हम समाज के एक बड़े हिस्से में भक्ति को कुछ अलग तरह से देख रहे हैं आजकल, और भक्ति की व्याख्या के तरीके भी बदल रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जैसे हमारे यहाँ कहा गया गंगा जमुनी तहजीब या सभ्यता के जो सवाल हैं, क्योंकि हैं तो हम इसी जन्म क्षेत्र के माटी के, तो हमने भेद बोने के सवाल कहाँ से पाए, भक्ति काल से सीखा क्या फिर हमने? उस प्रासंगिकता को हमने किस चाशनी में लपेटा और उसको स्वादिष्ट तो बना लिया, लेकिन उसके स्वाद को जिस तरह से परोसा, प्रस्तुत किया और जैसा अब भेंट हो रहा हो कई बार, मुझे लगता है कि सीखा तो कुछ नहीं। सीखा तो बहुत कुछ ऐसा सीख लिया जिससे हमारी जो प्रासंगिकता के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रतिप्रश्न बन के खड़े हो जाते हैं। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि एक बड़ा लेखक कवि है रहीम, भाषाविद है, अनुवादक है, इतिहासकार है, और उन्होंने अपने समय में भी वो सवाल उठाए समय के साथ, समाज के साथ। वो कह रहे थे ना, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटा तंग। हम तो आज भी समाज में रहीम की इस कविता को अगल बगल एक दूसरे के प्रति नफरत में, और उसको बड़ा बना करके, नफरत को बड़ा बना करके, खराब और प्रदूषित चीज अगर बड़ी बनाकर प्रस्तुत की जाएगी, मुझे कई बार लगता है आजकल आप देख रहे होंगे ना, हम जिस समाज में हैं वहाँ व्हाट्सएप या ई सिस्टम में सुबह से ऐसे ऐसे संदेश आने शुरू हो जाते हैं, मुझे कई बार तो लगता है ये सब बंद कर दिया जाए एक बार में। क्योंकि समाज में क्या संदेश जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है। कविता एक समय में सबसे बड़ा माध्यम थी, सबसे बड़ा मीडिया था कविता का, और ये कवि लोग वो सवाल उठाते थे जो हमारे जीवन जगत से जुड़े हुए सवाल थे। अब रहीम ने कहा होगा, उन्होंने देखा होगा अपने समय में, ये केरवेट अब दोनों साथ रह नहीं सकते, कैसे रहें, लेकिन रहने की व्यवस्था बनानी थी ना। इतने सालों में, इतने हजारों साल बाद उन कविताओं की प्रासंगिकता के तत्व उस तरह से खोजे जाने चाहिए थे कि हम एक साथ रह पाते, एक साथ जीवन जगत के सवाल हल कर पाते, एक साथ हम ये समझ पाते कि अगर मैं मनुष्य हूँ और सामने भी मनुष्य है, तो हमारे दोनों के जीवन के सवाल एक जैसे हैं, तो हम एक बार मिलकर के हल क्यों नहीं खोज सकते। तो मैं कई बार ये समझता हूँ कि हम चबाते बहुत हैं सवालों को और उनका बड़ा स्वाद लेते हैं और उनको और कसेला बना के ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कई बार कि मुझे उस प्रासंगिकता में दर्द होने लगता है कि ये न बची होती प्रासंगिकता। हम समाज में बराबरी की बात कर रहे होते, हम 75वें साल में हैं स्वतंत्रता के बाद के, और इन 75 वर्षों में अभी तक वे ही सवाल जो 47 के सवाल थे, वे आज जिस रूप में उठाते हैं, उठ से जाते हैं और फिर प्रस्तुत होते हैं, तो बड़े कठिन सवाल। तुलसी की भी चर्चा हुई थी अभी, अपने समय में तुलसी के साथ भी जिस तरह का व्यवहार हुआ, उन्होंने कहा ना, भूत कहो, अवधूत कहो, जुलाहा कहो, कुछ भी कहो,
उन्होंने अपना काम करना था, उन्होंने अपने समय का काम कर लिया। और उनके समय की उनकी रचनाओं की प्रशंसा करने वाले वे लोग थे जो विधर्मी थे किसी रूप में अलग तरह से पहचाने समझे जा रहे थे। वो भी कह रहे थे रामचरित मानस विमल, जिस रामचरित की व्याख्या आजकल हम लोग कर रहे हैं, संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जमन ही प्रकट पुराण। ये रामचरित मानस क्यों नहीं पहुंचा ऐसे हमारे समाज में सब लोगों के बीच कि वो किसी भी सभ्यता संस्कृति का व्यक्ति था, वो तो अपनी सभ्यता संस्कृति का विषय बना लेता और वो सभ्यता संस्कृति एक जैसी लगती है हमको। तो ये जो मानव मूल्य हैं जिनको हम कह रहे हैं कि जिनको बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने प्रस्तुत होते हुए भी, जैसे कुंभनदास ने कहा ना, संतन को कहा सीकरी सो काम। अब हमारे सारे सवाल सीकरी से हल होते हैं और सारे कुंभनदास, सारे ना कहूँ अधिकांश, चाहते हैं कि वहीं नजर पड़ जाए बस और कल्याण हो जाए। तो ये जो बड़े रहीम थे, बड़े कबीर थे, बड़े रसखान थे, बड़े तुलसी थे, उनके बड़े बड़े जो भी हमारे पास प्रासंगिक विषय थे उनको हमने किस तरह से किनारे कर दिया और हमारे लिए वे विश्वेलें कई बार जो ख़त्म हो जानी चाहिए थी वो कैसे मौजूद रही। इसलिए मैं कई बार ये समझता हूँ कि हमारा जो समाज का ढांचा है, हमारे जो युवा हैं, आप सब लोग जो शोधार्थी विद्यार्थी लोग हैं, उनके सामने बड़ा सवाल है। आजकल कई बार कुछ युवा बोलते हैं और वो जब विदेश जाते हैं वो कहते हैं अब नहीं आना वापस, वही रहना है। क्यों? वो कहते हैं इस तरह के सवाल, ये जो समाज में एक बराबरी होने के सवाल थे, वो कागजों में तो लिखे गए, संविधान में ठीक से लिखे गए, पढ़े क्यों नहीं गए? वैसे 75 साल हो गए इस संविधान को लिखे हुए। तो मेरा जो बड़ा प्रश्न है, अगर हम ठीक से भक्ति काल को समझें तो रसखान ने कहा था ना, मानुष हो तो वही रसखान, बसों गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो बसेरो करो, चढ़ो नित्यानंद की जेनु बजारन। ये जो सांस्कृतिक आवाजाही थी, ये एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम था भक्तिकालीन रचनाकारों का, उसको देख करके हम लोगों ने सीखा क्या आखिर? इस प्रासंगिकता का करेंगे क्या? जिस प्रासंगिकता के बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ तो ली गई, पंडित नहीं हुआ कोई। कबीर ने वो सवाल कहा ना, पंडित तो बने नहीं। अब वो प्रेम के सवाल तो आपने हल किए नहीं, प्रेम से तो जुड़े नहीं। हमने प्रति प्रश्नों की ऐसी चीज खड़ी कर दी जिससे जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो वास्तव में जो एक उदार संस्कृति है। अगर भारतीयता का कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो उदारता है। हम लोग वो मंत्र खूब पढ़ते हैं आजकल, विश्व बंधुत्व का, और मैं देखता हूँ ज़्यादातर भाषणों में एक रटा रटाया सा मंत्र कि हम तो विश्वगुरु भी हो गए और हम लोग उदार भी हो गए। उदार होने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं। तो मुझे आज के समय में लगता है कि अगर युवाओं के सामने ये सवाल खड़ा हो जाए कि पड़ोसी के प्रति उसका आत्मविश्वास, पड़ोसी के प्रति प्रेम, पड़ोसी के प्रति सहानुभूति वो बढ़े, तो भक्तिकाल होना, भक्तिकाल के लिखे गए साहित्य का होना, उसकी उपादेयता और उसकी हमारे लिए ज़रूरत है। और तब जायसी का लिखा हुआ जो इकोलॉजी का सवाल अभी आपने कहा था कि कितना बढ़िया, तब वो समझ रहे थे हमारे समय समाज को, तब समझ रहे थे कबीर, और तब तुलसी और जायसी और रसखान और ताजबी और तमाम। इसलिए मैं आप सबसे यही सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने कहा मैं भक्तिकाल को कोई विशेषज्ञ वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में थे कि अगर इस संस्कृत यहाँ पर प्रासंगिकता वाले सत्र में मुझे कहना है तो उस समय के लोगों ने कहा कि ताजबीबी ने जो बातें की थी वो दो संस्कृतियों के संवाद के प्रश्न थे। आज हम लोग ऐसे कवियों को ढूंढे ना जो आपसी सांस्कृतिक आवाजाही की बात करें और एक दूसरे को मिलाने की बात करें। तमाम सांस्कृतिक परिस्थितियों के बावजूद भारत की जो एकता है और जो अखंडता है वो कैसे और बेहतर हो, और कैसे दुनिया में हमारा जो उदारता का चेहरा है वो और प्रशस्त हो। ऐसा साहित्य पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसको समझा कैसे जा रहा है, उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है। तो इसलिए मैं और लंबी बातचीत करने वाला नहीं। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा, क्योंकि 2 बजे का अगला सत्र है, बीच में भोजन भी है और अच्छे अच्छे वक्तव्य भी हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल थे। तो मुझे लगा कि हम प्रासंगिकता केवल रटे नहीं, प्रासंगिकता की जो भी सही सच्ची पहचान है उसको साहित्य के माध्यम से समझें
कुछ मैं नकल के सामग्री लाया था उतार के, बहुत सारी कविताएं, उनको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यही है कि भक्तिकाल या मध्यकाल का साहित्य अगर हमारे लिए जिस रूप में प्रासंगिक होना चाहिए था है, अगर हम उसको ठीक से समझ पा रहे हैं तो उसके होने का, उसके मौजूद होने का सवाल है। और अगर हम उन्हीं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के खराब संदेशों से अपने युवा को विकृत कर रहे हैं, तो ये ऐसी क्वेश्चन जरूरी हैं और उनमें उठाए हुए सवालों पर ठीक से गौर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद।